मिस्र में गाजा संघर्ष विराम पर जारी चर्चाओं में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना पर आधारित अप्रत्यक्ष वार्ताएं तीसरे दिन पहुंच चुकी हैं। इस बीच इजराइल के विपक्षी नेता इस सप्ताह संसद के शीतकालीन सत्र से पहले अपनी राजनीतिक रणनीति को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। हरोत्स अखबार के खबर के अनुसार इस बैठक में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को सत्ता से हटाने और इजराइल में सुधार एवं उपचार की सरकार स्थापित करने के लिए संयुक्त प्रयासों पर जोर दिया। बैठक के बाद जारी संयुक्त घोषणा में विपक्षी दलों ने कहा है कि वो आगामी संसदीय सत्र में मौजूदा गठबंधन को गिराने के लिए एकजुट होकर प्रयास करेंगे। समूह ने ट्रंप योजना का समर्थन करते हुए बाकी 48 इजरायली बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करने का वादा किया और किसी भी ऐसे समझौते के लिए राजनीतिक सुरक्षा कवच प्रदान करने का आश्वासन भी दिया है। बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट, गादी आइसेनकोट, यायर गोलान, येविगडोर लिबरमैन और बेनी गेट्स जैसे प्रमुख नेता उपस्थित थे। ये बैठक उस समय हुई जब नेतन्याहू अपने अति दक्षिणपंथी गठबंधन के भीतर बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे हैं, जो अमेरिका प्रायोजित युद्ध समाप्ति प्रस्ताव से उपजी तनाव के कारण है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू और उनके अति राष्ट्रवादी सहयोगियों के बीच गहराती दरार अब उनकी सरकार के गिरने और निर्धारित समय के 1 साल पहले चुनाव की संभावना को जन्म दे रही है। दरअसल ट्रंप प्रशासन नेतन्याहू पर 2 सालों से चले आ रहे गाजा युद्ध को खत्म करने के उद्देश्य से 20 सूत्री योजना को अपनाने का दबाव बना रहा है। इस योजना में गाजा का सैन्यीकरण समाप्त करना और हमास को सत्ता से दूर रखना शामिल है। नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से इस योजना का समर्थन किया है, लेकिन उनके दक्षिणपंथी सहयोगी गाजा में हमास की किसी भी भूमिका को स्वीकार करने से इनकार कर चुके हैं। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन-ग्वीर ने प्रस्ताव की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि हम किसी भी सूरत पर इस बात पर राजी नहीं हो सकते कि जिस आतंकवादी संगठन ने इजराइल पर सबसे भयानक तबाही मचाई उसे फिर से मजबूत किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर नेतन्याहू ऐसी शर्तों पर सहमत होते हैं तो उनकी पार्टी गठबंधन से अलग हो जाएगी। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग को 2 साल पूरे हो गए हैं। इस जंग को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस खुलासे के मुताबिक हमास से लड़ने के लिए इजराइल को अमेरिका ने पूरी मदद की। दावा तो रिपोर्ट में ये भी किया गया है कि अगर इजराइल को अमेरिकी मदद नहीं मिलती तो इजराइल जंग पहले ही हार जाता। लेकिन इसी बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। इस खबर से इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और उनके 2 मंत्रियों की नींद उड़ गई है, क्योंकि ये मामला ही कुछ ऐसा है। दरअसल मेलोनी और उनके 2 मंत्रियों के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस बात की जानकारी मेलोनी ने खुद दी है। मेलोनी का कहना है कि उन पर गाजा नरसंहार का आरोप लगा है। दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि इटली ने इजराइल के लिए हथियार मुहैया कराए, जिससे हजारों लोगों की गाजा में मौत हुई। इटली की सरकारी एजेंसी आरटी से बात करते हुए मेलोनी ने कहा, यह दुनिया का इकलौता मामला है, काफी आश्चर्यजनक। हम पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। मेरे रक्षा और विदेश विभाग के मंत्रियों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि इटली गाजा में मदद पहुंचाने के लिए इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ है। ऐसे में इन आरोपों ने सबको चौंका दिया है। जबकि इटली की राष्ट्रीय सांख्यिकी एजेंसी के मुताबिक साल 2022 से 23 तक मेलोनी की सरकार ने 136.3 करोड़ के हथियार बेचे। इटली ने जो हथियार इजराइल को बेचे उसमें ज्यादातर नौसैनिक तोपें, गोला बारूद और हथियार शामिल हैं। 2023 में आलोचना के बाद मेलोनी ने इजराइल को हथियार बेचना बंद कर दिया। इजराइल इसके बाद पूर्ण रूप से अमेरिका से ही सारा हथियार खरीदता रहा। गाजा पर मेलोनी का स्टैंड हमेशा सुर्खियों में रहा है। मेलोनी ने अब तक 2 स्टेट के तहत फिलिस्तीन को अलग देश के रूप में मान्यता नहीं दी है, जबकि यूरोप से रूस, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने फिलिस्तीन को अलग मान्यता दे दी है। और तो और मेलोनी के खिलाफ इन आरोपों के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए थे। अब सवाल उठता है कि आखिरकार इन मुकदमों से मेलोनी परेशान क्यों है। तो आपको बता दें, इटली एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर लेफ्ट पार्टियों का सियासी दबदबा रहा है, जो फिलिस्तीन के मुद्दे पर काफी मुखर है। इस मुकदमे से मेलोनी पर सियासी दबाव बनेगा। 2027 में इटली में आम चुनाव भी होने हैं। मेलोनी पहले से गाजा मामले पर बैकफुट पर चल रही हैं। इस मुकदमे ने उनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी है। दूसरा यह है कि गाजा में नरसंहार का आरोप इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भी लगा था। नेतन्याहू पर यह आरोप भी साबित हुआ और उनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है।
हालांकि इजराइल इंटरनेशनल कोर्ट का सदस्य नहीं है, इसलिए नेतन्याहू पर इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं दिखता। मेलोनी के खिलाफ ऐसा फैसला होता है तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। यही वजह है कि मेलोनी की टेंशन बढ़ी हुई है। आपको बता दें, हाल ही में इटली ने गाजा जा रहे फ्लोटिला की मदद के लिए जहाज में तैनात किए थे। इस बीच मेलोनी पर ये आरोप अब सवाल भी खड़े कर रहे हैं और यही डर है मेलोनी को कि कहीं अगर सच और ये सब आरोप उन पर साबित हो जाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसराइल एक तरफ तो गजा में सीज फायर और अपने बंधक छोड़े जाने को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप के जरिए बनाए गए प्रेशर के बाद हमास से बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो हमास का पूरी तरह से नामो निशान मिटा देने की फिराक में भी है। यही वजह है कि हमास के एक और सीनियर लीडर इस वक्त इसराइल के निशाने पर हैं। जी हाँ, गजा में इस्माइल हानिया, मोहम्मद देईफ, यहिया सिनवार और मोहम्मद सिनवार के बाद अब इसराइल ने रईद साद को टारगेट पर ले लिया है। मई 2025 में मोहम्मद सिनवार की हत्या के बाद से रईद साद गजा में हमास की अगुवाई कर रहे हैं। हमास के इस सीनियर लीडर को अबू मुआज के नाम से भी जाना जाता है। रईस साद पिछले 2 साल से इस्राएली आक्रामकता के बावजूद हमास के उन बचे हुए लीडरान में से एक हैं जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को इस्राएल पर अटैक का प्लान बनाया था। मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि रईद साद की उम्र करीब 53 साल हो चुकी है। रईद साद को 2005 की पीढ़ी का कहा जाता है। ये शब्द हमास में उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो पहले इंतफादा के दौरान उभरे, इस्राएली और फिलिस्तीनी अथॉरिटी की जेलों में सालों तक रहे और दूसरे इंतफादा में युद्ध का अनुभव हासिल किया। दरअसल पहला इंतफादा 1987 से 1991 के दरमियान हुआ था, जो गजा पर 20 साल तक चले इसराइल के फौजी कब्जे के खिलाफ एक जन आंदोलन था और एक निहत्था विरोध प्रदर्शन था। इसके बाद साल 2000 में शुरू हुआ दूसरा इंतफादा 4 साल तक चला। ये इसराइल के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था। इसी दौरान रईस साद की हमास में मजबूत जगह भी बनी। वो खुद को गजा की उस पीढ़ी के रूप में देखते हैं जिन्होंने 20 साल पहले इसराइल को गजा से खदेड़ दिया था। कि हमास लगातार अपनी ताकत में सुधार कर रहा है और इसराइल के खिलाफ अगले अभियान की तैयारी कर रहा है।